नमस्कार साथियों, तक्षशिला एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इतने दिनों से आप देख रहे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर के बारे में ये सारी सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी। लेकिन आज आपके सामने एक नया चेहरा मैं लेकर आ रहा हूं जो आपके रीड के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आज मैं वेलकम कर रहा हूं सिखवाल पब्लिकेशन के राइटर और हमारे सिखवाल सर का। तो आपको ये पढ़ाने वाले हैं साइकोलॉजी। तो सर, दो शब्द हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो जाए, भाइयों के लिए हो जाए। बिल्कुल। पहले तो मैं तक्षशिला एकेडमी का, जो कि उदयपुर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सभी साथियों का भव्य अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल साथियों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हो तो मैं डॉक्टर अनिल सिखवाल सर के माध्यम से आपको सारा का सारा मनोविज्ञान का गहन अध्ययन यहाँ पर देखने को मिलेगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी वर्तमान में मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर चल रहा है, उसे देखिए, समझिए और अपने मनोविज्ञान पर आप। पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की अवधारणा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया गया, अर्थात इस मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार किसने दिया। बिल्कुल आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए, चार विकल्प है। पहले विकल्प की यदि बात करता हूं तो ऑप्शन में दिया हुआ अरस्तु। दूसरे नंबर की यदि बात करता हूं तो उसमें एक शब्द दिया हुआ रुडोल्फ गोयकले। तीसरे नंबर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो एक शब्द दिया हुआ मेलकथान। और चौथे नंबर की यदि बात करता हूं तो थॉर्नडाइक शब्द दिया हुआ। तो बिल्कुल चार विकल्प है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और ये पिछली भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया। बिल्कुल काफी लोग जुड़ गए हुए, बिल्कुल सबका स्वागत है साथियों। नरेश जी, आपका भव्य अभिनंदन है, बिल्कुल जुड़िएगा। तो बात कर रहा था मैं इस क्वेश्चन को कि आखिर मनोविज्ञान की अवधारणा की यदि बात करें तो मनोविज्ञान के संप्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं। आखिर इसके संप्रत्यय को, इसके कॉन्सेप्ट को किस व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया। तो यदि अपन बात करते हैं अरस्तु की, पहला ऑप्शन का, तो ये आंसर साथियों नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मनोविज्ञान की अवधारणा अरस्तु ने दी तो बिल्कुल गलत है, यह आंसर नहीं होगा। फिर अगर आप ये सोचते हैं कि संभवतया रुडोल्फ गोयकले ने दिया होगा तो यह भी आंसर नहीं होगा। रुडोल्फ गोयकले भी मनोविज्ञान की अवधारणा को प्रस्तुत नहीं किया। अब आप ये सोच रहे तो फिर रुडोल्फ गोयकले ने क्या प्रस्तुत किया। बिल्कुल आपने कई किताबों में देखा होगा कि रुडोल्फ गोयकले वो व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान शब्द दिया। क्या दिया था साथियों? मनोविज्ञान शब्द रुडोल्फ गोयकले ने दिया था। यानी कि संप्रत्यय अर्थात अवधारणा प्रस्तुत नहीं की थी। गोयकले ने तो केवल क्या दिया, मनोविज्ञान शब्द को दिया था। और गोयकले ने ये मनोविज्ञान जो शब्द दिया कब दिया था साथियों? 1590 में दिया था। और जिस पुस्तक में दिया था उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था साथियों? तो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में सबसे पहली बार रुडोल्फ गोयकले ने उस शब्द पर बात की थी, इस शब्द को दिया था, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब आपके सामने तीसरा ऑप्शन है मेलकथान और चौथा क्या? थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक था इसने शिक्षा मनोविज्ञान का श्रेय दिया गया इसके कारण, क्योंकि इसने जितने भी पशु पक्षियों पर प्रयोग किए उन्हें शिक्षा जगत में लागू किया, जिसके कारण थॉर्नडाइक को तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहते हैं साथियों? जनक कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? जनक है। इसका मतलब यह आंसर भी नहीं है। तो डी जो ऑप्शन है वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया गया, अर्थात इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का जो श्रेय दिया वो था मेलकथान। तो सी आंसर इसमें क्या होगा? सही होगा। बाकी क्यों गलत हो रहे? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं क्योंकि उसने मनोविज्ञान की सबसे पहले इसको लेकर आत्मा के रूप में इसने प्रस्तुतिकरण किया था, इसलिए इसको जनक माना गया। रुडोल्फ गोयकले ने केवल मनोविज्ञान शब्द को दिया था और थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर काफी कार्य किए, जिसके कारण इसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा गया और थॉर्नडाइक को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था जिसने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक भी लिखी, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो यहां सवाल क्या पूछा गया? मनोविज्ञान की अवधारणा तो किसने दी थी? मेलकथान नामक व्यक्ति ने मनोविज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत की थी। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। बिल्कुल ये
आपके कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, लग तो क्या रहा है बहुत ही सरल है कि मनोविज्ञान है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, मनोविज्ञान है। बिल्कुल सभी का स्वागत है, जितने भी जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट्स आ रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बात कर रहा था मनोविज्ञान है, आखिर मनोविज्ञान कैसा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो क्या मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तीसरे नंबर की बात करें, क्या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और चौथे नंबर की यदि बात करें तो क्या मनोविज्ञान वैधानिक विज्ञान है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछा गया, इस पर अगर आप ध्यान दोगे तब इसको आंसर दे सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मनोविज्ञान है, आप में से कितने ऐसे हैं जो ये मानते हैं आत्मा का विज्ञान। यदि ये उत्तर आप मान के चल रहे हो कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो बिल्कुल साथियों ये आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, तो ये आंसर भी आपका क्या होगा, गलत होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मनोविज्ञान तो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। क्या होगा साथियों, यह भी गलत होगा, क्योंकि सवाल क्या पूछ रहा है कि मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान तो क्या है, वैधानिक विज्ञान है। अब यहां आप सोच रहे होंगे वैधानिक का मतलब क्या होता है। वैधानिक का अर्थ होता है विधान से। किससे होता है, विधान से। और विधान का तात्पर्य है कानून। विधान का अर्थ क्या है, कानून। इसका मतलब कानून भी इस बात को स्वीकार करता है कि मनोविज्ञान एक सकारात्मक है, मनोविज्ञान सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, मनोविज्ञान व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, मनोविज्ञान एक देखा जाए तो व्यवहार के लिए उपयोगी है। तो सभी ने स्वीकार किया, इस दृष्टि से आंसर क्या होगा, डी होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तब आंसर क्या होता आपका, मन का विज्ञान। यदि क्वेश्चन क्या पूछा जाता मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, तब आप आंसर क्या देते, मन का विज्ञान। यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ, तब आंसर आप क्या देते, आत्मा का विज्ञान। यदि मैं क्वेश्चन आपसे यह पूछता कि मनोविज्ञान को वर्तमान में कहते हैं, तो आंसर क्या होता, व्यवहार का विज्ञान। सवाल क्या पूछा गया कि मनोविज्ञान है, कैसा है, एक वैधानिक विज्ञान है। पिछली भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हो सकता है संभवतः अगले एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो बिल्कुल आपको दूसरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आखिर इसका आंसर चौथा क्यों हुआ। तो विधान का मतलब होता है सभी ने जिसको स्वीकार किया, सार्वभौमिक जिसकी सत्ता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त है, जिसके कारण मनोविज्ञान क्या है, एक वैधानिक विज्ञान की क्या दी गई, इसे संज्ञा दी गई। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, और कई बार यह कथन एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन को समझिएगा, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत क्या है, अतीत बहुत क्या है, लंबा है, जबकि इसका इतिहास बहुत ही छोटा है। इस कथन के या उक्त कथन के आखिर प्रतिपादक कौन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यानी मनोविज्ञान का अतीत क्या है, बहुत लंबा है। इस प्रश्न को सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मनोविज्ञान का इतिहास के विकास के इतिहास कालखंड से यह सवाल पूछा हुआ है। इसका अतीत क्या है, बहुत लंबा है, क्योंकि ये तो अरस्तु के समय काल से चला आ रहा है और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ये जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब इसका अतीत तो क्या हो गया, बहुत ही क्या होगा, लंबा। किससे जुड़ा हुआ था ये, दर्शन से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसका इतिहास क्या है, छोटा। इतिहास क्यों छोटा है, क्योंकि इसको कालक्रम के अंतर्गत क्या किया गया, बांटा गया। कालक्रम के अनुसार क्या किया गया, कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत करने के कारण इसका इतिहास क्या हो गया, इतिहास क्या हो गया, छोटा हो गया। इतिहास कैसा हुआ, छोटा हो गया। इस दृष्टि से अब इस कथन को किसने दिया, पहला ऑप्शन है, क्या यह कथन रायबर्न का है, क्या यह कथन जॉन लॉक का है, क्या यह कथन एबिगास का है, या एक कथन विलियम वुंट का है। 4 ऑप्शन है। बिल्कुल रायबर्न ने जो कथन कहा वो ये कथन नहीं है।
रायबर्न का यह मानना है, यदि मनोविज्ञान को, यदि हमें इसके इतिहास को समझना है तो उसे काल कर्म के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। यह कथन तो किसने कहा? रायबर्न ने। इसका मतलब ये ऊपर वाला कथन रायबर्न का नहीं है। फिर है जॉन लॉक। जॉन लॉक आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जॉन लॉक ने एक तो शिक्षा को लेकर कथन कहा और एक जॉन लॉक ने बच्चों को लेकर एक कथन कहा। जॉन लॉक वही व्यक्ति है जिसने एक बात कही थी, शिशु का मस्तिष्क पूरे कागज के समान है। तो जॉन लॉक का कथन क्या था? शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, कागज के समान है। इसका मतलब एक तरह से कोरी स्लेट है। यह बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने। तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा और आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि विलियम वुंट आंसर होगा नहीं। क्योंकि विलियम वुंट ने क्या कहा था? इसने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान की संज्ञा दी। इसने क्या किया? मनोविज्ञान को क्या किया? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की संज्ञा दी। इसका मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? यह भी विलियम वुंट है। यह वही व्यक्ति है साथियों। यहां पर बहुत सारे सवाल तैयार हो रहे हैं। इसने 1879 में विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। 1879 में क्या किया? विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब यह स्थापित कहां की थी? जर्मनी में स्थापित की थी। कई बार ये शहर का नाम भी पूछा एग्जाम में कि जर्मनी में, और जर्मनी के किस शहर की बात करें तो देश तो क्या हो गया? जर्मनी, और शहर हो गया लिप्जिंग। क्या हो गया साथियों? लिप्जिंग शहर में स्थापित की। जब यह प्रयोगशाला स्थापित की थी उस समय इस प्रयोगशाला का जो नामकरण था साथियों, इसे केवल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण केंद्र कहा गया। साइकोलॉजिक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसे पहचान मिली। वर्तमान में इस प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिली है। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? इस प्रयोगशाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में इसको पहचान मिली हुई। इसका मतलब यहां पर कितने सारे सवाल हो गए एक क्वेश्चन के साथ ही, कि रायबर्न ने तो कहा यदि मनोविज्ञान को हमें समझना है, इसके इतिहास को, तो कालक्रम के अनुसार समझना है। जॉन लॉक ने शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान बताया है और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान की संज्ञा दी। एबी गास वो व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान को के बारे में यह कहा कि मनोविज्ञान का अतीत क्या है? बहुत ही लंबा है और इतिहास बहुत ही क्या है? छोटा। तो सी आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये जो सी आंसर है वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। तो एग्जाम में इस तरह के कथन कई बार पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके मोबाइल के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान का जनक। कई बार आपने सुना है इसको कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ये किसने बताया है? अब तक आपने जो सवाल पढ़े ना वो क्या पढ़ा है कि मनोविज्ञान का जनक है, तो आपने तुरंत क्या बोलते हो? अरस्तु है। लेकिन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, ये बात किसने कही? ये सवाल पूछा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दिखता तो बहुत ही सरल है। क्या दिख रहा है कि मनोविज्ञान का जनक है कौन है? कि अरस्तु है। लेकिन ये बात किसने कही? इसका अगर इन 4 ऑप्शन की बात करें, एक ऑप्शन तो है जॉन डीवी, जिसको डीवी भी कहते हैं। एक ऑप्शन एडम्स है, एक ऑप्शन वापिस जॉन लॉक है, एक ऑप्शन आपके क्या? केलर है। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम है। बिल्कुल आप लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल जुड़िए। सबका स्वागत है। मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं पूरे। तो बात कर रहा था कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। इस बात को किसने कहा? तो जॉन डीवी जो था साथियों, ये एक शिक्षा शास्त्री भी रहा है, एक दार्शनिक विचारधारा से काफी इसका जुड़ाव रहा है। और जॉन डीवी जिसने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। शिक्षा को क्या माना इसने? शिक्षा को
द्विमुखी प्रक्रिया शुरुआती दौर में बोला था, बाद में शिक्षा को क्या मान लिया था इसने, आगे चलकर त्रिमुखी प्रक्रिया। और शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया तो एडम्स ने भी कहा था। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? एडम्स ने भी कहा था। तो जॉन डीवी और एडम्स ये दो व्यक्ति थे जिसने शिक्षा को द्विमुखी त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में समझाया। यहां मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो ये आंसर क्या यही गलत हो जाता है कि इन दोनों ने ये नहीं कहा होगा। फिर आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो जॉन लॉक है और एक आपके सामने है केलर। यदि अपन जॉन लॉक की बात करें, मैंने बात कही थी, जॉन लॉक वह व्यक्ति है जिसने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण दिया था। कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया कि जॉन लॉक क्या है? वो पहला व्यक्ति है जिसने बाल मनोविज्ञान का, कौन से? बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक या सर्वप्रथम वैज्ञानिकता की ओर लेकर गया था और लेकर गया। और आपकी बातों में यदि बात करूं आपकी भाषा में, तो बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। तो यहां पर मनोविज्ञान के जनक की बात हो रही, तो यह आंसर भी फिर क्या होगा? नहीं होगा। तो आपके सामने केवल चौथा आंसर है केलर। केलर पहला व्यक्ति था जिसका यह मानना था साथियों कि मनोविज्ञान का जो जनक है वो कौन होगा? अरस्तु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर जो क्या है, बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? सही। जितने भी डी आंसर अगर आ रहे हैं, बिल्कुल काफी जनों ने डी भी दिए हैं, किसी ने बी भी दिया है, जिसका चौथा आंसर आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो केलर वो व्यक्ति है जिसने मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को बताया था। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पहली बार देखने को मिला हो। चिल्ड्रन हाउस, बहुत ही छोटा सा नाम है कि चिल्ड्रन हाउस का संबंध किससे है, यानी कि चाइल्ड हाउस के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे जिसने चिल्ड्रन हाउस को विशेष महत्व दिया था। यह आपकी भाषा में क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या चिल्ड्रन हाउस का संबंध रूसों से है? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या चिल्ड्रन हाउस का संबंध फ्लॉबेर से है? और तीसरा, क्या चिल्ड्रन हाउस का संबंध मॉन्टेसरी से है? और चौथा, क्या चिल्ड्रन हाउस का संबंध थॉर्नडाइक से है? ये 4 ऑप्शन। अब चिल्ड्रन हाउस को लेकर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस पर कार्य किए, सीधे डायरेक्ट अपन आंसर पर जाते हैं तो सीधा आंसर निकल कर आता है आपके आंसर से। इसे चिल्ड्रन हाउस का क्या माना गया? संबंध माना गया। क्योंकि मॉन्टेसरी ये कहता है, मॉन्टेसरी का पूरा नाम मारिया मॉन्टेसरी है, और इसने एक शिक्षण विधि भी दी थी। इसका मतलब ये रूसो और फ्लॉबेर तो क्या हो गए? गलत हो गए। तो मॉन्टेसरी ने क्या दी थी? एक पद्धति दी थी जिसका नाम था मॉन्टेसरी पद्धति। क्या नाम था साथियों? मॉन्टेसरी पद्धति। और इसी पद्धति में पहली बार चिल्ड्रन हाउस को लेकर चर्चा की थी। इस मॉन्टेसरी पद्धति में सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वप्रथम मारिया मॉन्टेसरी ने सर्वप्रथम चिल्ड्रन हाउस को लेकर क्या की? चर्चा की, को लेकर चर्चा की। अब आप सोच रहे होंगे कि चिल्ड्रन हाउस को लेकर चर्चा तो की, कैसे? देखो साथी, मॉन्टेसरी बच्चों को सिखाने के लिए क्या कहती है? मॉन्टेसरी ये मानती है कि बच्चों का पहला जो शिक्षक है वो उसके ज्ञानेंद्रिया है। पहला शिक्षक किसको माना गया? ज्ञानेंद्रिया को माना गया। ज्ञानेंद्रिया मतलब बच्चों के आंख, कान, हाथ, ये इसकी क्या मानी गई? पहली शिक्षक। तो बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है
तो वो अपने जिस परिवेश में रहता बच्चा, जिस भी परिवेश में रहता है, वो उसके लिए क्या है, बचपन का हाउस है उसका। इसी कारण मोंटेसरी ने परिवार को बचपन का घर कहा। बचपन का घर का कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिवार को बचपन का घर कहने वाला कौन है। यह सवाल ऐसे भी पूछा गया, परिवार को बचपन के घर की संज्ञा किसने दी, तो यह किसने दी, मोंटेसरी। और उसी का नाम क्या रखा इसने, चिल्ड्रन हाउस रखा। अब ये जो बाकी के जो गलत हुए ये क्यों हुए, यदि इनकी बात करें तो रूसो ने क्या किया, रूसो की जो पुस्तक थी इमाइल, क्या थी, इमाइल नामक पुस्तक किसने लिखी, रूसो ने। और रूसो ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी स्वगति से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है। तो ये सीखने की बात कहता है इमाइल पुस्तक में। फ्रोबेल जो था जिसने किंडरगार्टन पद्धति दी कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, तो फ्रोबेल का संबंध तो किससे हो गया साथियों, किंडरगार्टन से हो गया। किससे हो गया, किंडरगार्टन। कई बार यहां से सवाल भी पूछा गया, इस किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होता है किंडरगार्टन। यदि किंडरगार्टन की बात करें तो इसके शाब्दिक अर्थ पर बात करें तो इसका अर्थ होता है बालो उद्यान। बालो उद्यान यानी बालकों का बगीचा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। तो यहां ये फ्रोबेल भी नहीं हुआ। फिर थॉर्नडाइक जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ है और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक क्या है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो ये सारी अपन ने यह चर्चा की, जिसके कारण ये निष्कर्ष निकलता है कि आखिर चिल्ड्रन हाउस का जो संबंध है वो केवल किससे है साथियों, मोंटेसरी से है, जिसने बालकों को ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सीखने की बात कही। बिल्कुल आपके फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आप और हम। क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल जबरदस्त है क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, संभव से पूछा भी जा सकता है। जितने भी साथी उपस्थित हुए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाभ और जुड़िएगा इसमें और शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एक शब्द यहां दिया हुआ है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान की रूपरेखा। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की रूपरेखा। तो ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, आखिर इस पुस्तक को किसने लिखा। तो यहां पर पहला ऑप्शन है मैकडगल। एक्चुअली मैकडगल होता नहीं है, मैकडगल भी बोलते हैं इसको, और कई जगह मैकडगल भी लिखा रहता है। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो दूसरा ऑप्शन इसमें आता है वुंट। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ, वुंट। तीसरे नंबर की यदि अपन चर्चा करते हैं तो एक शब्द आ रहा है विलियम जेम्स। क्या आ रहा है साथियों, विलियम जेम्स। और चौथे नंबर पर आता है जॉन डीवी। क्या नाम आ रहा है, जॉन डीवी। तो बिल्कुल ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इजी सवाल पूछा हुआ है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है। दिखने में तो क्या है, बहुत इजी है, लेकिन अब आप उत्तर तक अगर आप पहुंचने का प्रयास करते हो तो देखिएगा आपके हिसाब से यदि इस बार अपन नीचे से चलते हैं, कहां से, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, कि चौथा ऑप्शन को यदि कोई मानता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार जॉन डीवी है, तो यह आंसर नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जॉन डीवी ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है हाउ वी थिंक। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। तो यह आंसर होगा नहीं। विलियम जेम्स की यदि पुस्तक की बात करूं तो विलियम जेम्स भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने भी नहीं लिखी। विलियम जेम्स ने जो पुस्तक लिखी है
वो लिखी है साथियों आपके प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम क्या आ गया? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 के आसपास लिखी गई थी। काफी लोकप्रिय पुस्तक है ये, और इस पुस्तक के बाद ही मनोविज्ञान, ऐसा कहा गया कि मनोविज्ञान दर्शन से अलग हुआ। अब विलियम हंट जो था, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से संबंधित कार्य किया है इसने, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, और मन का संरचनात्मक रूप प्रस्तुत किया था। मन का संरचनात्मक रूप क्या किया? प्रस्तुत किया था। तो मन की अवधारणा विलियम वुड से है, तो यह पुस्तक भी इसने नहीं लिखी। तो बात आ रही है आपके फर्स्ट नंबर पर, मैकडूगल पर। किस पर बात आ रही है? मैकडूगल वो व्यक्ति है जिसने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, और ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखी है साथियों, ये कब लिखी गई? आउटलाइन ऑफ पुस्तक, ये जो पुस्तक लिखी गई, ये लगभग 1908 में लिखी गई। और मैकडूगल वह व्यक्ति है जिसने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया, जिसके कारण मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहते हैं। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति का जनक। मैकडूगल को क्या माना गया? मूल प्रवृत्तियों का जनक। तो लगभग इसने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, 14 प्रकार के संवेगों का भी क्या किया? उल्लेख किया। तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैकडूगल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया शिक्षक भर्ती में कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार जो थे वो मैकडूगल है। और इसी पुस्तक में इस मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान की काफी निंदा की थी। इस पुस्तक का, यानी कि ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का जो 16वां पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है साथियों? 16वां पृष्ठ है। इस 16वें पृष्ठ में चेतना को निंदक शब्द बताया, निंदक शब्द बताया। कई बार एग्जाम में यह सवाल भी पूछा गया कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को निंदक शब्द बताया, और इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मिलता है। और किस पृष्ठ में मिलता है? तो पृष्ठ की संख्या थी 16। वो पृष्ठ की संख्या भी एग्जाम में पूछी भी है। तो बिल्कुल क्वेश्चन जो 6 है बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपके। आंसर जो हो गया, यह आंसर क्या हो गया? ये आंसर बिल्कुल क्या हो गया साथियों? सही हो गया। बाकी ये जो आंसर थे 3, बी, सी और डी, ये आंसर क्या है? गलत। गलत क्यों है? इसका कारण भी प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मनोविज्ञान ऐसा, या मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो किसी से भी विवाद नहीं है, जिसका, यानी कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसका कोई विवाद नहीं है? जब किसी का विवाद नहीं होता तो उसका विरोध भी नहीं होता। बिल्कुल पता हो गया होगा आपको। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहले ऑप्शन की यदि बात करूं तो एक आपके शब्द आ रहा है व्यवहारवादी। शब्द क्या आ रहा है? व्यवहारवादी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ रहा है समग्रवादी। तीसरा ऑप्शन आ रहा है संरचनावादी, और चौथा ऑप्शन आ रहा है मनोविश्लेषणवादी। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार वापस सुन लीजिएगा। मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसकी किसी संप्रदाय के साथ विरोधाभास नहीं है, विरोध नहीं है? मनोविज्ञान के संप्रदाय, शब्द क्या आया साथियों? संप्रदाय आया। पहले तो ये सोचिए आप, आखिर संप्रदाय किसे कहते हैं? क्या होता है संप्रदाय? तो संप्रदाय की यदि मैं बात करूं तो संप्रदाय का अर्थ है इस पृथ्वी के भूभाग में रहने वाले जो कुछ व्यक्ति हैं जो एक विचारधारा रखते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। तो कुछ एक व्यक्तियों की एक समान विचारधारा
क्या करती है, संप्रदाय को उत्पन्न करती है। तो संप्रदाय का अर्थ आपको समझ में आ गया कि कुछ एक व्यक्तियों की समान विचारधारा, समान क्या है, विचारधारा संप्रदाय को क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्लियर। अब ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसका किसी से विरोध नहीं है? बिल्कुल चाय भी लीजिएगा मेरे साथ, साथ साथ आनंद लीजिए। आखिर क्यों विरोध नहीं है? ऐसा क्या कारण है उस व्यक्ति में जिसका विरोध ही नहीं हो रहा? आपने देखा होगा, अपन कोई चीज सामान लेने जाते हैं तो सब्जी वाले से ही या व्यापारी से भी अपना विरोध हो जाता है, या अपन उसका विरोध कर देते हैं। तो ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति कौन थे जिसका अन्य संप्रदाय से कोई विरोध ही नहीं हुआ? आपने निजी जिंदगी में कई बार देखा होगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल कोई डी कह रहा, कोई बी कह रहा, बिल्कुल भी आंसर तक जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि अपन निजी जिंदगी में कोई मेडिकल की दुकान लगाता है तो उसका पड़ोस वाले मेडिकल से तो निश्चित क्या होता है, विरोध होता है। तो यह संप्रदाय है, जब इतने व्यक्तियों ने एक संप्रदाय को निर्माण किया तो दूसरे संप्रदाय से तो उसका नेचुरल क्या है, विरोध होता है। लेकिन इनमें से यह पूछा गया ऐसा कौन सा संप्रदाय जिससे का किसी का विरोध ही नहीं है? तो उसकी यदि बात करें तो व्यवहारवादी संप्रदाय का विरोध तो रहा है, क्योंकि व्यवहारवाद संप्रदाय बाद में आया और उसने लास्ट में यह कहा कि मनोविज्ञान तो केवल व्यवहार पर आधारित है। तो इसने दूसरों का विरोध करके ही तो इस संप्रदाय की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इसका तो क्या रहा, विरोध। समग्रवादी आया तो इसने भी किसी ना किसी संप्रदाय का विरोध करके उत्पन्न हुआ। उसके बाद सर्वप्रथम संरचनावादी था, और सर्वप्रथम था तो इसका तो सब विरोध करके ही आ रहे थे। तो एकमात्र मनोविश्लेषणवादी है जिसका विरोध नहीं हुआ। तो पहले तो यह सोचिएगा, मनोविश्लेषण संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, यहां पर बहुत सारे सवाल तैयार होंगे। मुख्य प्रवर्तक या इसका प्रमुख सूत्रधार कौन था? सूत्रधार, तो इसका प्रमुख सूत्रधार जो था वो सिगमंड फ्राइड था साथियों। कौन था? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इस मनोविश्लेषण संप्रदाय का सूत्रधार रहा है, और यह मूलतः वियना का था। वियना का मनोचिकित्सक था। क्या था साथियों? मनोचिकित्सक। यह जितने शब्द बोले ना, ये सारे सवाल के रूप में भी पूछे हुए कि सिगमंड फ्राइड कहां का था, कि वियना का। तो ये मनोवैज्ञानिक होने से पहले क्या था, कि मनोचिकित्सक था। एक बात और बता देता हूं, मनोविज्ञान में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं साथियों, जो भी मनोवैज्ञानिक हुए वो अधिकतर मनोचिकित्सक ही थे। ठीक है। तो मुख्य प्रवर्तक इसका कौन था? सिगमंड फ्राइड था। इसके और कौन से व्यक्तियों ने इसके साथ दिया था सिगमंड फ्राइड का? तो इसका एक शिष्य था। सिगमंड फ्राइड का क्या था? एक शिष्य था, और उसका नाम था जुंग। क्या नाम था? जुंग। जुंग इसका शिष्य था। बिल्कुल चाय के साथ चुस्की लेते हुए आंसर तक तो आप ऐसे पहुंच गए हैं। अब आपके सामने तीसरा है संरचनावादी। वो गलत क्यों है? संरचनावादी संप्रदाय का मुख्य जो सूत्रधार था वो तो साथियों आपके विलियम वुंट था। कौन था? विलियम वुंट। ये इसका क्या माना गया? सूत्रधार, मुख्य प्रवर्तक था ये। और टिचनर इसका शिष्य था। विलियम वुंट के शिष्य का नाम क्या आ गया? टिचनर। टिचनर ने तो विलियम वुंट की मृत्यु जब हुई तब उसने यह तक कह दिया कि मनोविज्ञान में जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनको मनोविज्ञान से उतनी क्षति नहीं हुई है जितनी विलियम वुंट की मृत्यु से हुई है। ये अपने गुरु के लिए इसने ये शब्द भी कहे। समग्रवादी संप्रदाय का एक नाम गेस्टोलवाद भी है। समग्रवाद को क्या कहते हैं साथियों? गेस्टोलवाद।
और इस संप्रदाय के समर्थकों की यदि मैं बात करूं तो एक नाम आता है मैक्स वर्दीमान। क्या नाम आता है? मैक्स वर्दीमान। यह मुख्य प्रवर्तक था। समर्थक में कोलर और कोव का नाम भी आता है, तो बिल्कुल ये इससे जुड़े हुए हैं। और व्यवहारवाद की यदि बात करें तो एक नाम आता वाटसन। क्या नाम आता है? वाटसन। तो बिल्कुल आंसर जो हो गया वो आपके क्या हो गया? मनोविश्लेषणवाद। जब संप्रदाय को कक्षा में अपन पढ़ेंगे तो उस पर सारे संप्रदायों की चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा राजस्थान में रिट के अलावा अदर स्टेट में भी तो टेट वगैरह होती है, तो वहां पर भी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने बालक के मन को एक मोम की तख्ती के समान बताया है? बहुत ही उच्च कोटि का सवाल है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखिएगा, ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने इस बात को कहा कि क्या कहा कि एक बालक का मन जो है वो मोम की तरह होता है, मोम की तख्ती के समान होता है? यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? क्या यह कहने वाला प्लेटो है? अगर आप ये सोचते हैं प्लेटो, तो नहीं होगा वो। यदि आप सोचते हैं जॉन लॉक है, तब भी आंसर ये नहीं होगा। यदि आप ये सोचते हैं रूसो, तब भी नहीं, और वुडवर्ड तब भी नहीं। अब आप सोच लेंगे कि सर तो कह रहे कोई आंसर नहीं। बिल्कुल इसमें से है। गलत कौन कौन से है, सही कौन कौन से है, उस पर यदि अपन बात करते हैं तो प्लेटो नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो जो था, इस प्लेटो ने तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। और यह भौतिकवाद का समर्थक था। भौतिकवाद का क्या था? भौतिकवाद का समर्थक था। इसने मनोविज्ञान को भौतिकवाद की संज्ञा दी। मनोविज्ञान को क्या कहा? मनोविज्ञान को भौतिकवाद की क्या दी साथियों? भौतिकवाद की संज्ञा। एग्जाम में सवाल पूछे ना, किसी बुक किताब में नहीं मिलते हैं सवाल, कि मनोविज्ञान को भौतिकवाद की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन था? प्लेटो। और ये आत्मा का भी समर्थक था। किसका समर्थक था साथियों? आत्मा का समर्थक था, लेकिन कुछ समय बाद विरोध करके भौतिकवाद कहने लगा। तो यह आंसर तो होगा नहीं पहला। दूसरे नंबर पर आपका जॉन लॉक है। यह आंसर बिल्कुल क्या है साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा यह आंसर। जॉन लॉक ही वो व्यक्ति है जिसने कोरी पार्टी का सिद्धांत दिया था। कौन से सिद्धांत दिया था? कोरी पार्टी। तो कोरी पार्टी या कोरी पोएट्री का सिद्धांत भी कहा गया। कई जगह इसको कोरी पोएट्री का सिद्धांत भी कहा गया, और कई जगह इसको कोरी पार्टी का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कई बार गणा था ना, मेरा जीवन कोरा कागज रह गया। तो बिल्कुल ये कोरी पार्टी सिद्धांत को समझाते समय इसने यह कहा कि बालक का मन मोम के समान होता है। बालक का मन किसके समान होता है? मोम की तख्ती के समान होता है। जैसे मोम को जैसे डालते हो वैसे बालक को भी आप क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। तो जॉन लॉक वो व्यक्ति है जिसने इस बारे में बताया। रूसो जो था, रूसो ने केवल इतना कहा कि यदि बालक कोई गिर रहा है तो गिरने दीजिए, वे अपने अनुभव से सीखेगा। ये बात तो केवल किसने कही? रूसो ने की। और इस कथन को रूसो ने ईमाइल पुस्तक में भी लिखा है। ईमाइल पुस्तक में भी लिखा है। तो ये होगा नहीं, प्लेटो होगा नहीं। और वुडवर्थ वो व्यक्ति है जिसने एक कथन कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा,
फिर चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। ये कथन किसका है? वुडवर्थ। और ये प्रश्नावली विधि का जनक है, प्रश्नावली विधि का जन्मदाता भी है, विधि से संबंधित भी है, संबंधित। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया प्रश्नावली विधि का संबंध किससे है? वुडवर्थ है। और वुडवर्थ का जो दो कथन लोकप्रिय है, एक कथन तो वुडवर्थ का यह है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, मन मस्तिष्क को त्यागा, चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। और एक कथन वुडवर्थ का है कि मनोविज्ञान से अभिप्राय वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का क्या करना? अध्ययन करना। तो ये दो कथन इसने कहे हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया? जॉन लॉक आंसर क्या हो गया? 8वें का बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ये आपके लिए है और इसका उत्तर अगर आप देते हो तो मेरी नजरिए से ये मान के चलेगा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती संबंधी, अगर ये आंसर देते हो तो आपके लगभग ये मैं मान के चलूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है। बहुत ही इजी सवाल है। अगर इसका उत्तर नहीं देते हो तो ये सोचेगा अब तक आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और क्या पढ़ा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है, अधिगम का आधार है। बिल्कुल आंसर दीजिएगा, 4 ऑप्शन है। पहला शिक्षक है अधिगम का आधार, दूसरा क्या अधिगम का आधार छात्र है, क्या अधिगम का आधार शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम होता है, क्या अधिगम का आधार अभिप्रेरणा होती है। ये 4 ऑप्शन है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। कोमल मेघवाल और सुनीता सी, ये जो सी आंसर दे रहे हैं और कुछ बी भी दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, गजब के, बहुत अच्छी नॉलेज है आप लोगों की। अधिगम का आधार, जबरदस्त जबरदस्त। ये जो सी दे रहे हैं, अब आप सोचिएगा अधिगम का आधार ये जो सी दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये मान के चलिएगा आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता है। ये आंसर जो जितने भी सी दे रहे हैं ये आंसर होगा ही नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि अधिगम का आधार शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम नहीं होगा तो अधिगम चलेगा कैसे? एक बात बताइएगा कि मान लेते हैं कि शिक्षक के रूप में मैं आपके सामने हूं, छात्र के रूप में आप मेरे सामने हो, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब न तो आप प्रेरित हो। कई बार जब तक बच्चा प्रेरित नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अभिप्रेरणा के बिना अधिगम की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इसी वजह से अभिप्रेरणा अधिगम का आधार स्तंभ है। अभिप्रेरणा को क्या कहा गया? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? अधिगम का आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार भी माना। और ये किसने कहा था? ये कथन सोरेनसन का है। और इस कथन से यह सवाल पूछा गया और एग्जाम में भी ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछा हुआ। तो आंसर जो होगा क्या होगा साथियों? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। और आप जो आंसर दे रहे हैं कि अधिगम का आधार, हाँ एक छोर पर शिक्षक है, लेकिन ये आधार नहीं है, क्योंकि कई बच्चे तो बिना शिक्षक के भी तो सीख लेते हैं, तो ये आधार हो नहीं सकता। छात्र अकेला अधिगम का आधार प्रक्रिया को चलायमान नहीं रख सकता। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम अधिगम की प्रक्रिया तो रहेगी, लेकिन बच्चा सीखे या नहीं सीखे इसकी कोई गारंटी नहीं। बिना अभिप्रेरणा के बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। इसका मतलब अभिप्रेरणा जो होती है 2 प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2। इसके भी कितने प्रकार बताए? 2। कौन कौन से? एक तो होती है सकारात्मक। क्या होती है? सकारात्मक। एक क्या होती है? नकारात्मक। क्या होती है? नकारात्मक। जैसे आपको इनाम मिला तो ये आपके लिए क्या है? पॉजिटिव है। यदि आपको दंड मिला, आपकी आलोचना हुई, आपकी निंदा हुई, आपके अवगुणों को कोई गिना रहा है, तो निश्चित कौन सी? नकारात्मक। अच्छा उसने मेरे अवगुण गिनाए, बिल्कुल इस बार एग्जाम आने दो, मैं सिलेक्शन करके बताऊंगा।
तो बिल्कुल इस तरह की अभिप्रेरणाएं जो होती है वो नकारात्मक रहती है। इस अभिप्रेरणा को लेकर एक बात और कही गई कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी कि अभिप्रेरणा को सीखने का सबसे उत्तम मार्ग भी बताया गया, सबसे अच्छा तरीका भी बताया गया। और यह कथन जो कहा वो था स्किनर। किसने कहा था? स्किनर ने कहा। यह कथन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये बिल्कुल आपके फंडामेंटल क्लियर हो गए होंगे कि आखिर अधिगम का आधार क्या है। तो अधिगम का आधार अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, प्रेरक है, या अभिप्रेरक भी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से पढ़िएगा। द टीचर वर्ड बुक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि द टीचर वर्ड बुक एक अध्यापक जो है वो किताब है बच्चों के लिए। इस संसार रूपी जगत में टीचर सदैव बच्चों के लिए क्या है? एक पुस्तक के रूप में कार्य करता है। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या थॉर्नडाइक साहब है, क्या टर्मन है, या प्रोफेसर कुक है, या टाइलर है? बिल्कुल 4 ऑप्शन है। अगर आपने किताब को कहीं पढ़ा हो, बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, फटाफट उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आप आंसर दे रहे हो थॉर्नडाइक, तो ये आंसर सही होगा या गलत होगा ये बाद में बताएंगे। यदि आप आंसर दे रहे हो टर्मन, यदि आंसर कुक दे रहे हो और आंसर टाइलर दे रहे हो, तो बिल्कुल टाइलर नहीं होगा। क्यों? टाइलर ने तो केवल कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण करने की बात कही। तो टाइलर का संबंध मनोविज्ञान के विकास के इतिहास से है, इतिहास से। शिक्षक से इसका कोई लेना देना नहीं। हालांकि शिक्षक को लेकर जरूर बातें कही है। प्रोफेसर कुक जिसने एक शब्द दिया प्ले, प्रोफेसर कुक ने कौन सा शब्द दिया था? प्ले, यानी खेल। खेल शब्द किसने दिया? प्रोफेसर कुक ने दिया। टर्मन जिसने बुद्धि लब्धि शब्द दिया, बुद्धि लब्धि शब्द बाद में सूत्र के रूप में भी काफी लोकप्रिय हुए। इनटू सो जोड़ने का श्रेय भी दिया गया बुद्धि सूत्र में। यानी ये सूत्र कौन सा? बुद्धि सूत्र में इनटू सो जोड़ने का श्रेय किसको दिया? टर्मन को दिया गया, दशमलव जोड़ने का। तो शेष कौन बचा है अपने सामने? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने लगभग बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। आपको केवल थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक का पता है, आपको थॉर्नडाइक की एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक का पता है, लेकिन क्या थॉर्नडाइक ने द टीचर वर्ड बुक लिखी यह नहीं पता। तो बिल्कुल ये आपके जो अदर स्टेट के जो एग्जाम हुए हैं टेट के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। द टीचर वर्ड बुक पुस्तक के रचनाकार जो है ये थॉर्नडाइक साहब ही थे, जिन्होंने संसार में अध्यापक एक बालकों के लिए क्या क्या करता है, किस तरह से उनको सिखाने का प्रयास करता है, इन सभी तथ्यात्मक जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। तो बिल्कुल आंसर आपके क्या हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया साथियों? ये सही हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए, एक पड़ाव क्या हो गया पूरा। अगले पड़ाव पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और रिट के ही सिलेबस से पर आधारित है, और रिट का जो अंतिम टॉपिक है उसमें से यह सवाल पूछा गया। क्वेश्चन क्या है
एक प्रमाणीकृत परीक्षण का अर्थ है? पहले तो ये सोचिए प्रमाणीकृत होता है क्या? बिल्कुल कईयों के आंसर आना शुरू हो गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सभी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, और डी को कोमल मेघवाल ने आंसर दिया है। देखते हैं सही होता या नहीं होता। देखिएगा, एक प्रमाणीकृत परीक्षण की यदि मैं बात कर रहा हूं तो प्रमाणीकृत की मानकता की कौन कौन सी कसौटी है, तो उसमें 4 तरह की कसौटियां बताई गई है। देखिए इसमें वो है या नहीं। एक प्रमाणीकृत परीक्षण क्या विश्वसनीयता से युक्त होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। यह आंसर क्या हो गया? सही। क्या एक प्रमाणीकृत परीक्षण वैधता से युक्त होना चाहिए? बिल्कुल, यह भी होना चाहिए। क्या एक प्रमाणीकृत परीक्षण मानकता की कसौटी पर होना चाहिए? होना चाहिए। तीनों सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा? ये सही माना जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी बिल्कुल सही। अब आप सोचिए, आखिर विश्वसनीयता होती क्या है? किसे कहते हैं विश्वसनीयता? यहां से एक सवाल एग्जाम में पूछा गया, विश्वसनीयता का संबंध किससे है? सवाल क्या था? विश्वसनीयता, विश्वास करने की नीयत। मान लेते हैं आपके नंबर आए, एग्जाम दिया, 10 में से 9, आपने रीटोटल की, आपके नंबर आए 10 में से 9, तो वो क्या है? विश्वसनीय। इसका मतलब विश्वसनीयता का जो संबंध है साथियों, वो किससे है? अंक से है, यानी मात्रा से है। किससे है? मात्रा से। एग्जाम में पूछा गया सवाल कि विश्वसनीयता का संबंध किससे है? अंक से है, शिक्षक से है, छात्र से है, या उपयुक्त सभी से है। तो आंसर क्या था? अंक। और वैधता का संबंध किससे है? यह भी पूछा गया। वैधता का संबंध किससे है? वैधता का संबंध केवल किससे होता है साथियों? उद्देश्य से होता है। किससे होता है? उद्देश्य। यानी कि बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन हुए या नहीं हुए। अगर आपने बीएड में पाठ योजना बनाई होगी तो उद्देश्य निर्धारित जरूर किए होंगे, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति वैधता से ही होती। तो इसका संबंध किससे हो गया? उद्देश्य। और मानकता का जो संबंध है वो केवल क्या है? मानकीकृत प्रणाली से है। मानकीकृत प्रणालियों से रहता है, जो क्या होती है? फिर तथ्यों पर आधारित होती है। तो बिल्कुल यह हर शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल इसमें काफी जनों ने पूछ रहे हैं आपका नेम। बिल्कुल आप पहले ज्ञान पर ध्यान दीजिए। नाम वगैरह मैंने शुरुआत में कहा कि मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिकवाल है। बिल्कुल अगले वीडियो में फिर बता देंगे नाम। विकास को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कि विकास को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? यानी कि विकास, डेवलपमेंट आपके पाठ्यक्रम का एक टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। यहां सवाल विकास से पूछा हुआ है कि विकास में से की बात करें तो विकास को कौन सा कारक यानी फैक्टर विकास की प्रक्रिया को इफेक्टिव नहीं कर पाता या उसे प्रभावित नहीं कर पाता? 4 ऑप्शन है इसमें। क्या प्रजाति, या अंत्यग्रंथि, रोग, स्थिरता? ये 4 ऑप्शन है। फटाफट उत्तर दीजिएगा साथियों। काफी उत्तर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें का आंसर ए दे रहे हैं। जो भी ए दे रहे हैं, बिल्कुल ये ए जो आंसर है विकास को। यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है? इधर देखिए सामने यह सवाल पूछा जा रहा है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, कि कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। ये नहीं पूछा जा रहा है,
और आप आंसर जो दे रहे ए, तो ये आंसर तो कारक क्या करता है, प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यदि आप अंत्य ग्रंथियां दे रहे तो ये भी विकास को प्रभावित करती है, ये भी आंसर नहीं होगा। रोग और भयंकर चोट भी क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, यह आंसर भी नहीं होगा। आंसर क्या है, स्थिरता विकास को नहीं प्रभावित करती है। एक बात बताइएगा, आप में का न तो ग्रोथ हो रहा है न आपका विकास हो रहा है। अगर बच्चा केवल स्थिर है, जैसी पोजीशन में है वैसा का वैसा है, तो नेचुरल मानिएगा, स्थिरता में कोई भी प्रभाव विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, डी। अब ये तीन जो थे क्यों थे, प्रजाति का मान लेते कि ये कहा गया कि एक मानव जिस प्रजाति में या एक प्राणी जिस प्रजाति में जन्म लेता है तो उसी का उस पर क्या रहता है, प्रभाव रहता है। जैसे मान लेते हैं कि भूमध्य किनारे सागर रहने वाली प्रजाति के लोग और रेगिस्तान में रहने वाली प्रजाति के लोग एक दूसरे से काफी क्या है, अंतर है। इसका मतलब वहां पर देश काल परिस्थिति एटमोस्फियर वातावरण के अनुसार क्या हो रहा, प्रभाव ले रहा है, तो विकास क्या हो रहा, प्रभावित हो रहा। अंत्य ग्रंथियां आपने देखा होगा, विभिन्न प्रकार की अंत्य ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। कहते हैं ना, इस हार्मोन्स की कमी से इसका कद छोटा रह गया, इस हार्मोन्स की कमी से हड्डियों का विकास नहीं हुआ। इसका मतलब अंत्य ग्रंथियां भी क्या करती, प्रभावित करती। और रोग और भयानक चोट मान ले, वे रोग मान ले, ये भी विकास को क्या करते, प्रभावित। कहते ना कि मेरे 3 संतानें थी, प्रथम संतान इंटेलिजेंट था, द्वितीय संतान इंटेलिजेंट और तीसरी संतान भी इंटेलिजेंट थी, लेकिन इसके सिर पर चोट लगने के बाद से इसका एम्पलीफायर खराब हो गया और आज ये मंद बुद्धि के रूप में हो गया। तो कहीं ना कहीं भयंकर रोग और चोट भी विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं और ये स्थिरता प्रभावित नहीं करती। इसलिए आंसर जो होगा वो डी क्या होगा, बिल्कुल सही। इसमें डी आंसर देने वालों में गिरिराज जी जोशी है, बिल्कुल सही है। और काफी ने तो डी दिया है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन की यदि अपन बात कर रहे हैं, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया। ये कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया। नीचे से चलते हैं। क्या शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात थॉर्नडाइक ने किया, क्या मोंटेसरी ने किया, या मेकले ने किया, या रूसो ने किया। यदि मैं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं तो इस दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाला जो व्यक्ति था साथियों, आंसर डायरेक्ट यदि बात कर रहा हूं तो आंसर क्या होगा, रूसो। रूसो प्रथम व्यक्ति था। रूसो क्या था, प्रथम व्यक्ति था जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिया। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि शिक्षा देते समय टीचर को मनोविज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। ये बात किसने कही थी, रूसो ने। इस बात का उल्लेख एमाइल पुस्तक में भी मिलता है। इसलिए तो कह रहा है, रूसो क्या कहता है, यदि बच्चा गिर रहा तो गिरने दीजिए, वो अपने अनुभव से सीखेगा, उसको डांटने की आवश्यकता ही नहीं है, वो समय के साथ क्या होगा, अपने आप सीखेगा। इसका मतलब मनोविज्ञान कहता है कि बालक को केंद्र में रखो, बालक की इच्छा अनुसार उसे सिखाओ, बालक को
जब उसकी रुचि हो तभी उसे सिखाओ। तो इस दृष्टि से रूसो आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब मैकाले क्यों नहीं होगा? मैकाले को तो आधुनिक शिक्षा के अंतर शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैकाले ने नई शिक्षा पद्धति को लेकर काफी तथ्यात्मक जानकारी दी। मोंटेसरी ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को दिया। इसने क्या दिया? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति दी है। मनोवैज्ञानिक क्या दी है? प्रवृत्ति यदि पूछे साथियों, यहां दो सवाल हो रहे हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पूछे तब आंसर क्या होगा? मोंटेसरी होगा। और दृष्टिकोण पूछे तब आंसर क्या होगा? रूसो होगा। बिल्कुल क्लियर यहां। तो आंसर है। और थॉर्नडाइक तो केवल शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कार्य किए। तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। केवल आंसर क्या हो रहा है? रूसो बिल्कुल सही हो रहा है। तो काफी जनों के ये जो थॉर्नडाइक जिन्होंने लिखा वो बिल्कुल गलत है और ए जिसने लिखा वो सही है। ए लिखने वालों में कुम करके है और जो डी लिखा वो गलत है साथी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 14 नंबर के क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। बहुत ही शानदार शब्द दिया गया है यहां पर, हेलुसिनेशन। ये आपके समायोजन के टॉपिक से सवाल आया हुआ। हेलुसिनेशन होता क्या है? पहले तो ये सोचिए, क्या हेलुसिनेशन का अर्थ है क्या? क्या भोजन ग्रहण में विकृति? आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल अभी आपके सारे कमेंटों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कोमल मेघवाल दे रही है बी। सेकेंड आंसर दे रही उच्चारण में त्रुटि। क्या लेखन में त्रुटि? तीसरा ऑप्शन। और चौथा क्या भ्रांति? ये चार ऑप्शन दिए। और देखिए यदि आप ये सोच रहे हो कि हेलुसिनेशन का अर्थ भोजन ग्रहण में विकृति, तो ये आंसर होगा नहीं, पहला आंसर नहीं होगा। क्योंकि भोजन ग्रहण करते समय जो विकृति दिखाई देती है साथियों उसको क्या कहते हैं? इसको तो बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिमिया। भोजन ग्रहण करते में जो आपको को विकृति दिखाई देती है। कई बार आप साथ में खाना खाने बैठते हो, दो दोस्त या 4-5 जने, तो कुछ लोगों का खाने का तरीका कैसा होता है? चूर के। तो भोजन ग्रहण करते समय दो नीचे गिर रहे हैं तो वो विकृति दिखाई देती है, उसे तो हम क्या कहते हैं? बुलिमिया कहते हैं। ये आंसर कुमकुम डांगी आंसर दे रही सी। सी आंसर जो सी दे रहे हैं वो भी गलत है। उच्चारण में त्रुटि जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि उच्चारण में त्रुटि की यदि बात करें तो उच्चारण या बोलने में त्रुटि उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी कि बोलते हैं या मान लेते हैं आपको सूटकेस बोलना है और आप बोल रहे हो उठकेस, तो उच्चारण में जो त्रुटि है वो क्या है? वो क्या है? डिसलेक्सिया है। और लेखन में जो त्रुटि है वो डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। अब आप सोचिएगा आंसर क्या होगा? हेलुसिनेशन का अर्थ है भ्रम होना या भ्रांति होना, रस्सी को सांप मान लेना। ये क्या है? हेलुसिनेशन। एक तरह से आपने हिंदी में भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा होगा, तो ये हेलुसिनेशन है, यानी कि भ्रम हो जाना। कई बार आपको दूर से किसी को देखते हैं, हाँ वो आ रहा है, पास आने पर वो शख्स चेंज, तो ये भ्रम हो जाना क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन कहलाता है। तो डी आंसर बिल्कुल क्या होगा? इसका सही होगा। डी किसने दिया? अच्छा, डिलीट करके भी वापस दे रहे हो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगले कौन सा होगा? 15 नंबर पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति का संबंध
प्रत्यक्ष पद्धतियों से नहीं है। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि समायोजन की, अगर आपने रक्षा तंत्र पढ़े हैं या आत्मरक्षा युक्ति पढ़ी है या समायोजन की पद्धतियां पढ़ी है या समायोजन की प्रणाली पढ़ी है, वहीं से यह सवाल पूछा हुआ कि समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति का संबंध प्रत्यक्ष पद्धति से नहीं है। पहला विश्लेषण, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा अन्य मार्गों की खोज और चौथा है तदालीकरण, जिसका एक नाम तदात्मीकरण है। क्या है साथियों, तदात्मीकरण। इसको आत्मीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मीकरण भी कहते हैं। ये 4 ऑप्शन है। अब आंसर दीजिए फटाफट, कितने जने दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चौथा दे रहे हैं, और सी भी दे रहे हैं। समायोजन की पद्धतियों को देखा जाए तो समायोजन की पद्धतियों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। समायोजन की पद्धतियों को कितने भागों में बांटा, 4। समायोजन की पद्धति 4 कौन कौन सा, एक तो क्या है प्रत्यक्ष, दूसरे नंबर पर अप्रत्यक्ष हो गई, तीसरे नंबर पर आक्रमणकारी। पहला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और आक्रमणकारी, और चौथे नंबर पर कई बार मिश्रित को भी दे दिया जाता है या अलग से भी इसका एक नाम दिया गया। अब यहां क्या पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष पद्धति नहीं है। प्रत्यक्ष पद्धति के अंदर कौन कौन सी आती है। प्रत्यक्ष पद्धति की यदि मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष पद्धति में 4 पद्धतियां आती है। कौन कौन सी, सबसे पहले पद्धति आती है बाधाओं को दूर, बाधाओं को दूर। दूसरे नंबर पर लक्ष्य का प्रतिस्थापन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तीसरे नंबर पर विचार विश्लेषण, और चौथे नंबर पर अन्य मार्गों की खोज, अन्य मार्गों की खोज। तो ये 4 पद्धति है। ये 4 तो क्या है, ये समायोजन की प्रत्यक्ष पद्धति है। तो इन चारों में से देखिएगा प्रत्यक्ष नहीं है तो विश्लेषण आ गया, इसका मतलब ये तो है। प्रतिस्थापन आ गया, ये भी है। अन्य मार्गों की खोज भी आ गया, ये भी है। तो कौन सी नहीं है, तदात्मीकरण नहीं है। और ये तदात्मीकरण कौन सी, अप्रत्यक्ष पद्धति है। कौन सी, अप्रत्यक्ष पद्धति है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो डी आंसर क्या होगा, सही होगा। बाकी ये विश्लेषण, विस्थापन, अन्य मार्ग खोज, ये क्या हो जाएंगे, गलत। आंसर केवल क्या है, तदात्मीकरण, आत्मीकरण। और इस तदात्मीकरण या तदात्मीकरण भी बोलते हैं, तालमेल बैठाना कहते हैं। तालमेल बैठाने से, बैठाने से एडजस्टमेंट करना। इच्छा तो नहीं है फिर भी एडजस्टमेंट करते हो, जबरदस्ती कई बार करते हो ना, तो ये क्या कहलाता है, तदात्मीकरण। स्वीकार तो नहीं है फिर भी आप स्वीकार करते हो, वो भी क्या कहलाता, आत्मीकरण कहलाता है। बिल्कुल डी, डी जिसने दिया बिल्कुल सही दिया है साथियों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पर्सनैलिटी पर आधारित सवाल है। ये पर्सनैलिटी को लेकर सवाल पूछा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्यक्तित्व मापन में टीएटी परीक्षण में कुल कार्ड कितने हैं। यदि आप लोगों ने पर्सनैलिटी को पढ़ा है ढंग से और उसमें भी अगर व्यक्तित्व मापन की विधियों को पढ़ा है, मेथड को पढ़ा है या प्रशिक्षण को पढ़ा है,
व्यक्तित्व मापन के कौन कौन से परीक्षण हुए, तो इस आंसर को आप दे सकते हो। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि टीएटी परीक्षण, पहले तो ये सोचिए ये टीएटी परीक्षण दिया किसने, कि टीएटी परीक्षण में कुल कार्ड कितने हैं, आंसर दीजिएगा 16 का। 10 दे रहे हैं, 10 देने वाले कोमल मेघवाल, ये आंसर गलत है। 10 जो भी दे रहा आंसर गलत है। व्यक्तित्व मापन के टीएटी परीक्षण की बात हो रही है, यहां पर दी मैट्रिक एप्लीकेशन टेस्ट की बात हो रही है। इस टीएटी परीक्षण का हिंदी रूपांतरण क्या है, इसमें हिंदी में इसको प्रासंगिक कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध, अंतर्बोध परीक्षण नाम क्या है इसका, टीएटी का पूरा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और ये परीक्षण किसने दिया था, मॉर्गन ए मुर्रे ने दिया था। कब दिया था, 1935 में दिया था। आगे बात करेंगे फिर। तो इसमें कार्ड कितने हैं, क्या 10 है, 20 है, 31 है या 41 है, शेष है। ये से देने वाले जो से आंसर दे रहे हैं या सी आंसर जो दे रहे हैं, वो आंसर तो क्या होगा साथियों, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं तो इस पर चर्चा करनी है अपन को कि आखिर टीएटी परीक्षण के कुल कार्ड 31 है, तो 31 कैसे हुए, 10 और 20 और 41 क्यों नहीं हुए। तो टीएटी परीक्षण देने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम मैंने बताया था कि मॉर्गन ए मुर्रे था, जिसने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया, जिसका नाम था दी मैट्रिक एप्लीकेशन टेस्ट। इसने यह कहा था कि कुल कार्ड कितने हैं, कुल कार्ड 31 बताए थे। कितने बताए थे, 31। और इसमें 10 कार्ड जो होते हैं वो पुरुष के हैं, 10 कार्ड किसके हैं, पुरुष के हैं। और 10 कार्ड इसमें जो बताए थे वो बताए महिला के। किसके होते हैं, महिला के। शेष जो 10 कार्ड है वो होते हैं स्त्री व पुरुष, दोनों के सम्मिलित होते हैं। तो ये टोटल तो कितने हो गए, 30 हो गए। अब एक कार्ड जो होता है, यानी कि एक कार्ड जो है वो क्या है, ब्लैंक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त। यानी कि इस परीक्षण में क्या होता है, ये आपका जो परीक्षण है 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए विशेष उपयोगी, और ये व्यक्तिगत परीक्षण भी है। पर्सनालिटी मापने का कौन सा परीक्षण है, ये व्यक्तिगत भी है और साथ में ये सामूहिक भी है। दोनों रूपों में काम में लिया जाता है और 14 वर्ष के बालकों के लिए विशेष उपयोगी। इसमें क्या होता है, कार्ड दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, कार्ड। यदि आप लोगों ने कभी अंक का टेस्ट कराने गए होंगे कि अंक में कम दिख रहा है, तो वहां पर इसी तरह कार्डों का क्या होता है, प्रयोग। आपको जल्दी जल्दी देखना होता है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है, और कई बार अभिव्यक्ति दिखाई जाती है इस कार्ड पर। बच्चा जैसी अभिव्यक्ति लिखता है वैसा ही क्या होता है, उसका व्यक्तित्व मापा जाता है। और 10 कार्ड देने वाला परीक्षण जो था वो बाल संपत्ति है। कौन सा परीक्षण है, बाल संपत्ति परीक्षण है। जो किसने दिया था, बाल संपत्ति परीक्षण देने वाला जो व्यक्ति था वो बेलोक था, बेलोक। कौन था, बेलोक। और 20 कार्ड का कोई सी परीक्षण में उल्लेख नहीं हुआ, 41 का भी कहीं उल्लेख नहीं हुआ। तो आंसर आपके क्या हो गया, ये 31 वाला बिल्कुल सही है, बाकी आंसर क्या हो गया, गलत है। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं आप और हम दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तनाव का जनक किसे बताया गया। बिल्कुल आज सारे क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित पूछे रहा हूं।
तनाव का जनक किसे कहा गया है? क्या दुश्चिंता के समय व्यक्ति तनाव में आता है? इसका मतलब दुश्चिंता क्या तनाव को उत्पन्न करने वाली है, जनक है? क्या क्रोध तनाव का जनक है? या फिर कई बार आप कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, द्वंद हो जाता है, संघर्ष होता है कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या वो तनाव का जनक है या असंतुष्टि तनाव का जनक है? तो तनाव का जनक की बात करें तो तनाव का जो संबंध है, पहले तो ये देखिएगा तनाव का संबंध, यहां 2-3 सवाल तैयार होंगे। तनाव का संबंध वर्तमान से रहता है। किससे रहता है साथियों? तनाव का संबंध वर्तमान से रहता है। और दुश्चिंता का संबंध, दुश्चिंता का संबंध जो रहता है वो भविष्य से रहता है। इसका मतलब दुश्चिंता तो आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। और जब क्रोध होता है किसी ना किसी परिस्थितिवश होगा, तो ये होगा नहीं। द्वंद्व के कारण तनाव उत्पन्न नहीं होता, क्या करूं नहीं करूं, कोई इतनी विशेष बात नहीं है, तो ये होगा नहीं। तो बचा क्या? डी। तो असंतुष्टि को तनाव का क्या कहा गया? जनक। मान लेते हैं कि आपको मीठा पसंद नहीं है और आपकी थाली में मीठा ही डाला जाता है, तो आप क्या होंगे? संतुष्ट रहोगे क्या? नहीं रहोगे। जब आप संतुष्ट हो जाओगे तब आप में क्या होगा? टेंशन आएगी। टेंशन मतलब तनाव आएगा कि यार मेरे को मीठा पसंद नहीं, जबरदस्ती डाल दिया। तो असंतुष्टि को तनाव का क्या कहा गया? असंतुष्टि को तनाव का जनक बताया, जनक बताया। तो आंसर आपको मिल गया होगा। डी आंसर जो है वो बिल्कुल साथियों क्या माना जाएगा? एकदम करेक्ट माना जाएगा कि आखिर तनाव का संबंध या दुश्चिंता या दोषपूर्ण चिंता, दुश्चिंता एक चेतन मन में रहती है। दुश्चिंता का संबंध किससे है? अचेतन मन से है। और द्वंद्व का एक नाम क्या है? संघर्ष भी है। बिल्कुल, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आपको आपके मुताबिक ही क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या सवाल पूछा जा रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। यदि आपने एजुकेशन साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे पाओगे कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? मनोविज्ञान की अनुप्रयोग शाखा या शिक्षा का विज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान और एक मानक विज्ञान, ये 4 ऑप्शन दिए गए कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? अर्थात आखिर 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से नहीं होता है? तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनुप्रयोग शाखा है, ये तो है, नहीं पूछ रहा ये। तो इसका मतलब यह आंसर तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? विज्ञान है, यह भी है। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, क्योंकि यह कथन मैकडूगल ने भी कहा था, तो यह भी है। इसका मतलब नहीं है जो कौन सा आ गया? क्या शिक्षा मनोविज्ञान मानव विज्ञान है? मनोविज्ञान मानकीकृत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। आंसर ये नहीं है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो गया? डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। यह है तो यह आंसर क्या हो गया? गलत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यह क्वेश्चन जो पूछा गया यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से सवाल पूछा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, या फिर मैं यूं कहूं नेचर, एजुकेशन के नेचर से यह सवाल पूछा हुआ है। तो कम से कम 8 विशेषताएं जब आप पढ़ोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा जो विशेषताएं होती है उसमें यह विशेषता आ गई जो कि है नहीं, इसलिए यहां पूछा गया
कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? एक मानक विज्ञान नहीं है। बाकी अनुप्रयुक्त क्यों है? क्योंकि ये जो भी बात कहता है कार्य काल में संबंध बताकर कहता है, प्रयोग पर आधारित कहता है। दूसरा विज्ञान है। विज्ञान का मतलब जो लॉजिक पर बात करता है, धनात्मक है, बच्चों के में सकारात्मक पॉजिटिव साइंस के रूप में ये बात कहता है। और धनात्मक विज्ञान की यदि बात करें तो धनात्मक विज्ञान को मैकडूगल ने भी माना था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वाटसन के द्वारा भी कथन कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक सकारात्मक विज्ञान है। मैकडूगल ने तो आचरण और व्यवहार को लेकर बात की, हालांकि शुरुआत में मैकडूगल धनात्मक के पक्ष में था, इसलिए आंसर उस समय क्या लिखा गया? धनात्मक के रूप में मैकडूगल को भी लिखा गया। और लेकिन लोकप्रिय जो कथन था वो वाटसन का था। बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वे स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। इसका संबंध है। कहने का मतलब ज्ञान तभी उपयोगी है जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं उसका आकलन करता है, क्या उसने सीखा या नहीं सीखा। इसका संबंध किससे माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। और ये अगर मेथड को अगर आप लोगों ने पढ़े हैं अलग अलग विधियों को देने वाला, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। वापिस सुनिएगा, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। तभी क्या माना जाएगा? उपयोगी माना जाएगा। तो क्या इसका संबंध प्रश्नोत्तर विधि से होता है? क्या इसका संबंध साक्षात्कार विधि से होता है? क्या इसका संबंध प्रदर्शन विधि से होता है? क्या इसका संबंध हार्डोस्टिक विधि से होता है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि का। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? आप स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकरात की है। किसकी है? सुकरात की। साक्षात्कार में क्या है कि आमने सामने होना आवश्यक है, यानी आमने सामने। तो साक्षात्कार में क्या है? आमने सामने। लेकिन आप स्वयं मूल्यांकन नहीं कर सकते, सामने वाला क्या कर रहा है? आपका मूल्यांकन। इसलिए इसको क्या माना गया? वार्तालाप। साक्षात्कार को क्या कहा गया? वार्तालाप। और साक्षात्कार को वार्तालाप किसने कहा? एग्जाम में सवाल पूछा गया एक बार कि कौन सा व्यक्ति ने साक्षात्कार को वार्तालाप कहा, तो उस व्यक्ति का नाम था जॉन जी डालेर। क्या नाम था? साक्षात्कार को मौखिक वार्तालाप कहा था इसने। फिर प्रदर्शन विधि में केवल क्या होता है? प्रदर्शन होता है और सामने वाला मूल्यांकन करता है। इसमें केवल क्या होता है? प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा इसका क्या करता है? मूल्यांकन। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। ये आंसर होंगे नहीं। अब हार्डोस्टिक विधि का देने वाला, इसका प्रतिपादक कौन है? पहले तो ये सोचिए, प्रतिपादक जो था वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है साथियों? आर्मस्ट्रॉन्ग इसका प्रतिपादक है। और हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या है? खोज, यानी अन्वेषण। जब खोज करता है तो कौन करता है? व्यक्ति खुद करता है। तो यह क्या है? स्वयं निरीक्षण के द्वारा उसको कितना प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, इसका संबंध किससे? हार्वेस्टिंग विधि से है। तो बिल्कुल 19 वे का जो आंसर है वो क्या है? डी आंसर क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। तो 19वां जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या माना गया? डी। और आज की कक्षा का लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है, देखिएगा इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आधार स्तंभ। वापिस क्या आ रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार स्तंभ की बात हो रही है। ध्यान से समझना इसको। अगर इस बार अगर आप उत्तर दे देते हो
तो ये मान के चलिएगा अब तक आपने जितना पढ़ा है वो सार्थक हो गया, आपकी एजुकेशन क्या हो गई, सार्थक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार स्तंभ, बहुत ही इजी है। क्या शिक्षक है, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार स्तंभ छात्र है, या शिक्षक छात्र और प्रेरणा तीनों है, या केवल मापन और मूल्यांकन है? दिमाग लगाइएगा और उत्तर तक आप पहुंच सकते हो। व्यवहार पर आधारित सवाल है साथियों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार, शिक्षण की प्रक्रिया का तो आधार है। शिक्षण की प्रक्रिया का आधार कौन है? बिना शिक्षक के शिक्षण नहीं हो सकता, ये तो है, लेकिन सीखने का आधार होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर शिक्षक क्या हो गया, नहीं। सीखा किसके रहे हो, शिक्षण किसे करवा रहे हो, छात्र। तो ये आधार है किसका, शिक्षण की प्रक्रिया का, लेकिन अधिगम कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी आंसर क्या है, नहीं होगा। मोटिवेशन मिलेगा तो हो सकता है वो पढ़ ले, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी कहां छिपी हुई है, मूल्यांकन में। मूल्यांकन ही बताता कि बच्चे ने क्या सीखा या नहीं सीखा, मापन ही ये बताता है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मान लेते हैं नीट की वैकेंसी आ गई, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम नहीं होंगे तो क्या वो अधिगम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? जब तक मापन और मूल्यांकन नहीं होगा तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलायमान नहीं हो सकती। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दो आधार स्तंभ किसको माना गया, दो आधार स्तंभ, दो आधार स्तंभ बताने का की बात किसे कही गई, एक तो मापन को और दूसरा किसको कहा गया साथियों, मूल्यांकन को कहा गया। ये दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या माने गए, आधार स्तंभ माने गए। तो ये डी जो आंसर है, यह आंसर क्या है, बिल्कुल सही है।